हेलो दोस्तों, मेरा नाम शशि है। 22 साल की उम्र में जब मेरी शादी हुई, तो मैंने सुनहरे सपनों के महल सजाए थे। मेरा पति सौरभ नेक था, शरीफ था, लेकिन हमारी सुहागरात की वो खामोशी मेरे अरमानों पर पानी फेर गई। उसी घर में मेरे 60 साल के चाचा जी थे, एक ऐसे शख्स जो उम्र के इस पड़ाव पर थे, किसी नौजवान की तरह तंदुरुस्त और फौलादी दिखते थे। रोज़ रात चाची के कमरे से आती वो अजीब आवाज़ें और सुबह चाची का लंगड़ाकर चलना मेरे मन में हज़ारों सवाल पैदा कर देता था। आखिर क्या राज था चाचा जी की उस ताकत का, और क्यों चाची हर सुबह दर्द से कराहती थी। एक रात चाची की तबीयत बिगड़ी और उन्होंने मुझे चाचा जी के कमरे में दूध देने भेज दिया। उस रात मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मर्यादा की सारी दीवारें गिरा दीं। मैंने चाची का रूप धारण कर और अंधेरे कमरे में कदम रखा, पर जो वहाँ हुआ उसने मेरी रूह को कँपा दिया। क्या वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, या फिर मेरे प्यासे अरमानों का अंजाम? आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो सच बताने जा रही हूँ जिसमें सुख भी था, धोखा भी, और अंत में एक ऐसा पछतावा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मेरा नाम शशि है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं दिखने में काफ़ी सुंदर हूँ और अभी 22 साल की हूँ। हम अपने माँ-बाप के 2 ही संतान थे और मेरे बड़े भाई आलोक। हम अपने मम्मी-पापा के साथ बहुत ही खुश थे। मेरा भाई की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। जब हम घर में मेरी भाभी आई थी, तब से मेरे मम्मी-पापा भी बहुत खुश रहने लगे थे। मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी। मेरे भाई और भाभी में बहुत प्यार था। भाई पास के शहर में एक ऑफ़िस में काम करते थे। वह जब भी ऑफ़िस से आते तो हम सब के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आते थे। ये सब देखकर मैं बहुत खुश थी। मैं यही समझती थी कि भगवान ऐसा भाई सबको दे। मेरे मम्मी-पापा को भी भाई पर बहुत गर्व था, क्योंकि भाई मम्मी-पापा से बहुत प्यार करते थे। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो मम्मी-पापा मेरी शादी के लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। अभी कुछ ही दिन गुज़रे थे कि एक अच्छा-सा लड़का मेरे पापा को मालूम हुआ। पापा ने इस लड़के की छानबीन की तो पता चला कि लड़का बहुत ही अच्छा है। लड़के का नाम सौरभ है, लेकिन उसके माता-पिता नहीं हैं। उसके चाचा-चाची ने अपने बेटे की तरह पाला-पोसा है। लड़का बहुत ही अच्छा है और उसमें किसी तरह का कोई ऐब भी नहीं है। जैसे ही मैं शादी की बात सुनी तो मेरे मन में कई सारे सपने आने लगे। मैं दुनिया भर के ख्वाब देखने लगी थी। मैं जवान और खूबसूरत थी, इसीलिए मेरे अंदर एक-एक लड़का और एक लड़की के बीच की भावनाएँ क्या होती हैं काफ़ी अच्छे से समझ आती थीं। पापा ने सोचा कि परिवार अच्छा है तो देर नहीं करनी चाहिए। इसीलिए पापा ने झटपट से शादी तय कर दी और 15 दिनों में ही शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे पति की माँ और चाची भी मुझे देखकर बहुत खुश थी। सारी रस्में ख़त्म होने के बाद मुझे कमरे में भेज दिया गया। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रा और रात हो गई। मैं अपनी सुहाग की सेज पर बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। उस वक़्त मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था, क्योंकि सुहागरात का तो मैं बहुत नाम सुना था। ये शादी की एक यादगार दिन होता है। मैं यही सब सोचकर घबरा भी रही थी। थोड़ी ही देर में सौरभ मेरे कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। वह कहने लगे, शशि, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारे जैसा मुझे जीवन साथी मिला है। शशि, जब मैं 11 साल का था, तब मेरे मम्मी-पापा का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से मुझे मेरे चाचा और चाची ने ही पाल-पोस कर बड़ा किया है और इस काबिल बनाया है। मैं ये सब चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। फिर मैंने कहा कि आपके चाचा-चाची की अपनी कोई औलाद नहीं है क्या? तब मेरे पति सौरभ कहने लगे कि मेरी चाची को बहुत दिनों तक कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन जब चाचा जी चाची को बहुत इलाज करवाए, तब कई साल के बाद वह प्रेग्नेंट हुईं। लेकिन जब बच्चा होने का समय आया तो चाची की अचानक तबीयत खराब हो गई। चाचा फ़ौरन चाची को डॉक्टर के पास लेकर गए, तो चाची को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। उस वक़्त चाचा को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने कह दिया कि चाची की
किसी तरह बचा लो। उस वक्त चाची की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने ये कह दिया कि वह अब कभी माँ नहीं बन सकती। इस सदमे से मेरे चाचा और चाची काफ़ी दिनों तक निकल नहीं पाए। उसी के कुछ दिनों बाद मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से वे मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार दिया। मैं जितना भी कर लूँ, लेकिन मैं अपने चाचा चाची का एहसान कभी नहीं भूल सकता। इतना कहते हुए मेरे पति सौरभ की आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं भी उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगी। उस वक़्त उनके इस बातों से ज़्यादा मुझे अपने जज़्बात का ख़्याल आ रहा था। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और फिर कहा कि अब इन्हीं सब बातों में रात गुज़ारनी है क्या? आज हमारी शादी की पहली रात है। इतना कहते ही वे मुझे अपनी बाहों में भर लिए और फिर मैं भी तो इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। जैसे थोड़ी देर हुई कि सौरभ थक कर मुझसे दूर हो गया। ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। मैंने कितने सपने देखे थे और कितने अरमान सजाए हुए थे, लेकिन मेरे उन सब सपने और अरमानों पर पानी फिर गया था। सौरभ मुझे वह संतुष्ट नहीं दे पाया जो एक पत्नी को अपने पति से चाहिए होती है। सौरभ फौरन ही गहरी नींद में चला गया, लेकिन मैं एक प्यासी मछली की तरह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। इसी कश्मकश में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मैं सुबह ही उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वापस आई तो चाचा जी सहन में ही कसरत कर रहे थे। ये देखकर मैं हैरान थी कि चाचा जी 60 साल के होने के बावजूद एक जवान मर्द की तरह लग रहे थे। फिर मैं किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। थोड़ी ही देर में चाय बनाकर चाचा को देने चली गई। चाचा जी कहने लगे, अरे बहू, तुम्हारी चाची कहाँ हैं? वे कहीं नज़र नहीं आ रही। मैंने कहा, जी वह अंदर ही हैं और कुछ काम कर रही हैं। मैं अब गौर करने लगी कि चाची जहाँ कहीं भी होती थी, चाचा जी वहीं पहुँच जाते थे और चाची के साथ अजीब सी हरकतें करने लगते थे। चाची कहती है कि अब तो शर्म करो, घर में नई नई बहू आ गई है, अगर वे ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी? चाचा जी कहने लगे कि क्या सोचेगी, हर पति अपनी पत्नी के साथ ये सब करता है, सौरभ भी ये सब करता होगा। चाचा चाची की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। मैं सोचने लगी कि सौरभ भी ऐसा होता। ऐसे ही 15 दिन गुजर गए और फिर एक रात जब मैं बाथरूम जाने लगी तो चाचा जी के कमरे से चाची की अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई और उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। तभी हल्की सी रोशनी में से ऐसा कुछ दिखा जिसने मुझे अपने जज्बात पर काबू कर पाना मुश्किल होने लगा था। मैं किसी तरह वहाँ से अपने जज्बात पर काबू पाते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं भी सौरभ को उकसाने लगी, लेकिन वह इतना गहरी नींद में था कि उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। किसी तरह वह बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सो गई। जब सुबह हुई तो मेरे पति अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगे। उनकी छुट्टी अब ख़त्म हो गई थी। दरअसल मेरे पति सौरभ शहर में रहकर अपनी नौकरी करते थे, तो घर महीने की आखिर में ही आता था। मैं किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता बनाई और थोड़ी देर के बाद वह नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। मैं यूं ही अपना उदास सा चेहरा लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे रात वाला वह मंज़र मेरे दिमाग में घूमने लगा था। मैं ये सोचने लगी कि चाची कितनी खुशकिस्मत वाली है जो अभी तक चाचा जी इस कदर प्यार करते हैं। एक मेरा पति है जिसके प्यार के लिए मुझे तरसना पड़ता है। वह मुझे कभी भी संतुष्टि नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों, अब तो ऐसे ही दिन कट रहे थे। चाची जब भी सुबह उठती तो उनके मुंह से बस यही निकलता कि कब ये मेरी जान छोड़ेंगे। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। पूरा दिन घर में काम करती हूँ, फिर भी रात को मुझे नहीं छोड़ पाता। कब ये थकते भी हैं या नहीं थकते। वे हमेशा ही अपनी कमर को पकड़कर कहती रहती कि ये कमर का दर्द कब ठीक होगा। चाची की ऐसी बातें सुनकर मैं भी हैरान रह जाती कि आखिर चाचा जी ऐसा क्या करते हैं जो चाची ऐसी बातें करती रहती है। अगली रात फिर से चाची के कमरे से वही आवाज़ें आने लगी। फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और इस खिड़की के पास जाकर उनके कमरे में झांक कर देखने लगी। फिर से वही मंज़र मेरी आंखों के सामने था।
जिसे देखकर ही मैं बेकाबू होने लगी थी। फिर मैं अपने कदम पीछे कर लिए और अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं ये सोचने लगी कि कहीं ये बात चाचा जी को पता चल गई तो हो सकता है कि उनको बहुत बुरा लगेगा। यही सोचकर मैं कई दिनों तक वह सब देखना बंद कर दिया था। एक दिन चाची की तबीयत बहुत ही ख़राब थी। वे अपना सर पकड़कर यही कहे जा रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस अपनी खुशी पूरी करनी है। रात को चाची ने मुझसे कहा कि बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम्हारे चाचा को इलायची वाला दूध पीने की आदत है, आज तुम ही दूध ले जाना। इतना सुना था कि वह वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। चाची दूसरे कमरे में जाकर सो गई और मैं दूध का गिलास लेकर चाचा जी के कमरे में जाने लगी। उस वक्त चाचा जी के कमरे में हल्की सी रोशनी वाली लाइट जल रही थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। मैं अपना दुपट्टा सर पर रखकर घूंघट किया, आगे गिरा लिया, क्योंकि चाची भी ऐसे ही घूंघट डालती है। उस वक्त मैं बिल्कुल ही चाची की तरह अपना हुलिया बना लिया और कमरे के अंदर चली गई। अंदर का नज़ारा बड़ा ही खौफनाक था। मैं दूध का गिलास रखकर जैसे ही वापस आने लगी तो चाचा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर खींच लिया। मैं झट से अपना मुंह ढक लिया ताकि उन्हें नज़र ना आए कि मैं हूँ। फिर वे मेरे साथ वैसी हरकतें करने लगे जैसे चाची के साथ किया करते थे। फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू न कर सकी और वह सब होने लगा। फिर जब वह थक कर सो गए तो मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं आज बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि चाची की हालत ऐसी क्यों रहती है, इसका अंदाज़ा मुझे आज लग चुका था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कब मैं गहरी नींद की आगोश में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। रात वाली खुशी का तो मुझे ठिकाना ही नहीं था। मैं फ़्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि चाची को अभी भी बहुत तेज़ बुखार है। मैं उनके माथे पर कपड़े भिगोकर पोंछने लगी। तभी चाचा जी भी वहाँ पर आ गए। वह पूछने लगे कि बहू, अब चाची की तबीयत कैसी है? मैंने कहा, हाँ, अब कुछ ठीक है, थोड़ा कम हो गया है। उस वक्त मैंने महसूस किया कि चाचा जी मुझे गौर से देखे जा रहे थे। इससे पहले तो वे कभी इस तरह से नहीं देखते थे। मैं सोचने लगी, कहीं रात वाली बात तो उनको पता नहीं चल गई कि चाची की जगह मैं थी। ये सब सोचकर मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा कहीं ये बात चाचा जी को पता चल गई तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब रात हुई तो फिर से चाचा जी कहने लगे कि बहू, जब तक मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती है तब तक मैं तुम्हारे चाचा के पास नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसीलिए तुम चाचा को दूध दे देना, नहीं तो उसके लिए भी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। चाची की ये बात सुनकर तो जैसे मैं पूरी तरह खुश हो गई थी। मैं सोचने लगी कि क्यों ना आज फिर से वह मज़ा लिया जाए। देर रात तक जब चाची सो गई तो मैं दूध लेकर चाची जी के कमरे में चली गई। मैं जैसे ही दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो चाचा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि क्या हुआ बहू, ऐसे ही क्यों जा रही हो? चाचा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं तो एकदम से घबरा गई। मुझे लगा शायद मेरे साथ अब कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन चाचा जी कहने लगे कि मुझे पता है कि कल रात को भी चाची की जगह तुम ही थी। फिर मैं चाचा जी से कहा कि हाँ, अगर आपको मालूम था तो फिर मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? चाचा जी कहने लगे कि बहू, मुझे पता है कि सौरभ से तुम खुश नहीं हो। तुम भले ही ये सब बातें मुझे मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ़ को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। देखो बहू, तुम इन सब की चिंता बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम्हारा यही हाल रहेगा तब तुम माँ कैसे बनोगी? चाचा जी की ऐसी बातें सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत डर मेरे मन में था कि कहीं ये बात सौरभ को और चाची को पता चली तब मेरा क्या हाल होगा। उस वक्त तो मैं उस सब बातों को अलग कर दिया और चाचा जी के साथ अपनी खुशियाँ बांटने लगी।
उस रात भी जब चाचा जी सो गए तो मैं अपने काम में कमरे में आ गई। अब तो ये रोज़ होने लगा था। मैं भी काफ़ी खुश रहने लगी थी। चाचा जी भी जैसे हर रात को मेरा इंतज़ार में लगे रहते। इसी तरह से कई दिन गुज़र गए और फिर एक दिन अचानक मेरे पति सौरभ आ गए। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जब रात हुई तो सभी खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरे में चले गए। मैं और मेरे पति भी अपने कमरे में चले गए। उस रात को मुझे महसूस हुआ कि सौरभ अब पहले से बेहतर हो गए हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। फिर वे गहरी नींद में सो गए। इस कदर उनको सोया हुआ देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। फिर सोचने लगी कि चाचा जी के पास चली जाऊं, लेकिन सौरभ थे जिसकी वजह से मैं किसी तरह अपने आप को समझाकर सो गई। सुबह हुई तो सौरभ बोले कि मैं 3 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। अब 3 दिन बाद मैं वापस आऊँगा। ये बात सुनकर तो मैं बहुत खुश थी और फिर से रात को वह मंज़र के बारे में सोचने लगी। उस दिन बहुत ही मुश्किल से रात हुई। जब चाची सो गई तो मैं चाचा जी के कमरे में चली गई। उस रात को मैंने देखा कि चाचा जी बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर मेरे जाते ही वह शुरू हो गए। उस रात भी मैं पूरी तरह संतुष्ट थी और खुश भी थी। अगले दिन जब मैं घर के कामों में व्यस्त थी तब अचानक मेरे पति सौरभ घर आ गए। ये देखकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है जनाब, बहुत जल्दी वापस आ गए। सौरभ कहने लगे कि शशि, अब मैं अपनी ड्यूटी घर से ही किया करूँगा, क्योंकि अब और ज़्यादा मैं तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहता हूँ। उनके मुँह से इस तरह की बातें सुनकर तो मैं सकते में आ गई कि आखिर ये आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर सौरभ कहने लगे कि पता है शशि, तुम जैसी पत्नी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ कि तुम मुझे मिली हो, क्योंकि अगर किसी औरत को अपने पति से संतुष्टि नहीं मिलती है तो वह दूसरा आदमी की तलाश में रहने लगती है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मेरे विश्वास को बनाए रखा। यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सौरभ की ऐसी बातें सुनकर मैं अपने आप को मन ही मन कोसने लगी थी। मैं सोचने लगी कि मेरे पति मुझ पर कितना भरोसा किया था और मैं उनके पीछे क्या कर रही थी। इतने अच्छे पति को मैंने धोखा दिया है। उस वक्त मुझे अपने आप से नफ़रत होने लगी थी और अब मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगी थी। मेरे पति कहने लगे कि पता है शशि, मुझे एक गुप्त रोग था जिसका इलाज मैं शहर में ही रहकर कब से करवा रहा था। इसी रोग की वजह से मैं अभी शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन चाची की ज़िद के आगे मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। वैसे अब कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जब रात हुई तो मेरे पति से मुझे वह खुशी मिली। ये शादी की बात कभी नहीं मिली थी। आज मैं बहुत ही खुश थी। अगली सुबह जब चाचा जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो मैं उनसे नज़रें चुराने लगी। मुझे उस वक्त अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैं एक गलत राह पर चल पड़ी थी, लेकिन अब अपने को धोखा नहीं दे सकती थी। उस दिन के बाद से चाचा जी के कमरे में मैंने जाना छोड़ दिया और अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहने लगी। चाचा जी समझ चुके थे कि अब वह पछतावे की आग में चल रही है और कहीं न कहीं उनको भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। जब सौरभ घर वापस आ गया और उसने अपने इलाज और प्यार की बात की, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मैं अपराधी की तरह महसूस कर रही थी। अगले दिन जब घर में सब सो रहे थे, मैं रसोई में काम कर रही थी। तभी चाचा जी वहाँ आए। उनकी नज़रों में अब वो चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा अपराधी बोध था। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में मुझसे कहा, बहू, मुझे माफ़ कर देना। मैं चुप रही। मेरी आंखें झुक गईं। उन्होंने आगे कहा, उस रात जब तुमने चाची का रूप धारण कर दूध दिया, मुझे लगा कि शायद तुम वही चाहती हो जो मैं। लेकिन सौरभ की बातों ने आज मेरी आंखें खोल दी। वह अपनी बीमारी से लड़ रहा था और मैं उसका सगा चाचा होकर उसकी पीठ पीछे उसकी गृहस्थी में जहर घोल रहा था। एक 60 साल के बुजुर्ग को जो मर्यादा रखनी चाहिए थी, मैं वह भूल गया था। चाचा जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और बोले, शशि, इस पाप का बोझ
मैं मरते दम तक उठाऊंगा। अगर हो सके तो मुझे अपना वो पुराना चाचा समझकर माफ़ कर देना, जो तुम्हें अपनी बेटी मानता था। आज से तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ वही पवित्र रिश्ता रहेगा। उस दिन के बाद चाचा जी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वे अब मुझसे नज़रें नहीं मिला पाते थे, लेकिन उनके व्यवहार में एक पिता जैसी गरिमा वापस आ गई थी। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि नफ़रत पालने से मेरा अपना घर बिखर जाता। उस दिन के बाद चाचा जी भी मेरे ऊपर गलत निगाह रखना बंद कर दी। वे भी एक अच्छे इंसान की तरह ही रहने लगे। जब किसी महिला या पुरुष को अपने पति या पत्नी से संतुष्टि नहीं मिल पाती है, तब वह गलत राह पर निकल पड़ता है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप पहले इस बात की तसल्ली करें कि उनके साथ मसला क्या है। अगर आप इस मसले का हल नहीं निकालेंगे, तो आपको गलत राह पर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रास्ते पर आपको सिर्फ कुछ पल के लिए संतुष्टि मिलेगी, लेकिन पछताना पूरा जीवन पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने चाचा को माफ़ करके सही किया या गलत, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलती हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।